आज के समय में न किसी दल में नहीं हूँ। सुषमा साहू क्या है कि सुषमा साहू के फॉर्म भरे हुए थे, तो गठबंधन धर्म हर पार्टी को निभाना चाहिए। मैं किसी को किसी के लिए खतरा नहीं मानती। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल आंखें न्यूज़ 24। और आज हमारे साथ पटना की बेहद ही काबिल नेत्री मौजूद हैं सुषमा साहू जी, और उनसे हम चर्चा करेंगे। सुषमा जी, आप किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं आज पूरे बिहार में, लेकिन फिर भी जो लोग जो राजनीति में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं वो सबके मन में एक यक्ष प्रश्न जरूर है कि सुषमा जी कहाँ जा रही हैं। थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, कहाँ जा रही हूँ ये मैंने अभी तय नहीं किया। भाजपा में 24 वर्षों का बहुत लंबा समय रहा और संगठन के साथ जुड़े रहे हम, लेकिन रेजिग्नेशन के बाद मैंने त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र के बाद क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में एक कौतूहल था कि हम लोगों ने इतनी तैयारी कर ली है चुनाव की, तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो बहुत कठिन कार्यकर्ताओं के आग्रह और उन लोगों के इस पर फिर हम लोगों ने उस समय के जो प्रत्याशी थे लव सिन्हा, हमने लव सिन्हा को सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं अभी आज के समय में न किसी दल में नहीं हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी को मैंने सपोर्ट किया, कांग्रेस में हूँ नहीं। लेकिन मैम, सवाल ये भी है कि आपके तो अपने भी बहुत सारे पर्सनल समर्थक हैं जो आपको सिद्धांत मान के वो राजनीति करते हैं। जब आपने ऐसा बहुत इतना बड़ा डिसीजन लिया ठीक इलेक्शन का ठीक पहले, तो ऐसे में वो भी काफ़ी मायूस हुए। और जहाँ तक हमारे पास खबर है कि आज भी वो आपसे प्रतिदिन फीडबैक लेते रहते हैं कि मैम आप कब कहाँ जाएंगी बताइए हम लोग, क्योंकि वो आपके पीछे अनुज बनकर वो चलते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। कोई आदमी किसी का पिछलग्गू, मैं पिछलग्गू की बात करूँगी, ये शब्द बहुत छोटा है और बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन हम सभी बराबर हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर आज तक रही हूँ। मैं आपको रोकूंगा मैम। आप अपने आप को कार्यकर्ता मानती हैं और जब भी आपने काम किया कार्यकर्ता ही आपने अपने आप को नेत्री नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो जो लोग हैं वो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, आपके समर्थक रहे हैं। वो मेरे साथ ही रहे हैं। छोटे अनुज हैं, छोटी जो बहनें हैं, चाहे बड़ी बहनें हैं चाहे बड़े भाई हैं, सबका आशीर्वाद, वो लोग मुझ में अपनी बेटी और बहन तलाशते हैं। इसीलिए कोई मेरे कहने पर, हाँ ये ज़रूर था कि इलेक्शन में बहुत उनकी हसरत थी, उनके अरमान थे कि हाँ सुषमा साहू चुनाव लड़े। सुषमा साहू क्या है, आज के दिन में भी वो एक साधारण, बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। लेकिन लोग जब जन समर्थन करते हैं तो ही व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। तो आज मुझे लगता है उन लोगों के प्यार और स्नेह की बदौलत ही आज एक साधारण सी लड़की जो कहीं न कहीं गुमशुदा थी, आज उसको सुषमा साहू बनाने वाले भी वही लोग हैं। लेकिन मैम, हमारे पास जो एक रिपोर्ट है कि जब आपने उस वक्त जो डिसीजन लिया तो आपके पास हज़ारों फ़ोन आए, हज़ारों मैसेज आए कि आप डिसीजन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं। और आज भी जो हम लोग बहुत सारे न्यूज़ में जब हम लोग देखते हैं कि वो लोग मतलब सुषमा साहू को समझते हैं कि वो ही हमारी नेत्री है, वो चलेंगी तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। नहीं, किसने कह दिया कि हज़ारों मैसेजेस आए हैं, हज़ारों कॉल्स आए हैं। लोगों से जब मिलते थे तो लोग ये कहते थे कि रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ लोगों जो मेरे हितैषी थे उन लोगों ने रिज़ाइन की बात करी थी कि आप रिज़ाइन मत करिए क्योंकि 24 साल आपने एक संगठन को दिया है। लेकिन मेरा एक ही चीज़ था, उस समय मुझे ट्रोल करना लोगों ने शुरू कर दिया था, मेरे बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि मैं सेटिंग के द्वारा मुझे पैसे दे करके सेट कर लिया गया है। जबकि आज भी कोर्ट ने ना मुझे गिल्टी दिया, कोर्ट ने गिल्टी नहीं दिया, और कोर्ट खुद इस चीज़ को एहसास कर रहा है कि सुषमा साहू के फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन साजिशाना उसके फॉर्म को रोक करके उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन कल जब मैं निर्णय लूँगी तो बहुत ही एक बुलंद आवाज़ के साथ आऊँगी और जो भी निर्णय लेना होगा, जहाँ भी रहना होगा, बहुत बेखौफ आऊँगी। अच्छा मैम, एक सवाल, अभी आपको पता भी है वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है बिहार में, 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, कुशेश्वर स्थान पर हैं, तारापुर में हैं, और जैसा कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं राजद से अलग होकर, राजद ने अलग उतार दिया है, जदयू जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी उतार। इस मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, ये किसी भी पार्टी का उनका अपना
उनका अपना निर्णय है और निजी निर्णय है, और किसी के निर्णय में हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता है करना चाहिए। ये कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा हो, 5 पार्टियां यहाँ हैं जो दिखती हैं, तो यहाँ प्रमुख तौर पे तो इन 5 पार्टियों में चाहे तो इंडिविजुअल वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और मैं कौन होती हूँ, आज मैं 5 किसी पार्टी में नहीं हूँ, तो मैं उनको मशवरा भी नहीं दूंगी और ना ही उसमें हस्तक्षेप। लेकिन आपकी अपनी तो निजी राय है चुनाव को लेकर कि अगर एक गठबंधन था, महागठबंधन था, तो उसका धर्म नहीं किया गया। जो मैं इस बारे में कह सकती हूँ कि अगर आप गठबंधन करते हैं तो गठबंधन धर्म हर पार्टी को निभाना चाहिए, क्योंकि आप गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने के लिए या फिर एक बड़ी ताकत दिखाने के लिए आप गठबंधन नहीं बनाते हैं। गठबंधन बनाते हैं कि आपके सुख में अगर हम हैं तो हम आपके दुख में भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म निभाना हर पार्टी का फ़र्ज़ होना चाहिए। अच्छा मैम, कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, आपको लगता है कि वो बहुत बड़े बिहार के लिए भी या बिहार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेंगे? देखिए, फिर अब कन्हैया कुमार कहाँ से आ गए? कन्हैया जी का पर्सनल राय है। कन्हैया जी जहाँ पर थे वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने में शायद उनको कहीं कमी होगी, फिर उनको लगा होगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ को मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि ये एक केंद्रीय पार्टी है, सेंट्रल पार्टी है, और मुझे किसी न किसी सेंट्रल पार्टी में जाना था। तो सेंट्रल पार्टी आज के समय में 2 है, या तो भाजपा या कांग्रेस। तो भाजपा के वो विरोध थे, इसलिए कांग्रेस में चले गए। उनके पास नो चॉइस था, नो ऑप्शन था, तो कांग्रेस में गए हैं। और जिस पार्टी में आप रहेंगे, मैं भी आज जिस पार्टी में आऊँगी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करूँगी। तो किसके लिए कौन क्या बनेगा ये आने वाला वक्त तय करता है, हम और आप नहीं। लेकिन ऐसा आपको फील होता है, क्योंकि आप खुद एक किसी पार्टी में आप बहुत सालों तक शिद्दत से आपने काम किया है कार्यकर्ता के तौर पर, तो आपको खुद ऐसा लगता है कि अगर कन्हैया कुमार जैसे बिहार की राजनीति में, जैसे कि अब उपचुनाव में प्रचार करने भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, मैं नहीं मानती किसी के लिए, मैं किसी के लिए खतरा नहीं मानती। भाजपा कह रही है कि तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है, आपको क्या लगता है? मैं किसी के लिए खतरा नहीं मानती। देखिए, वो लोग एक बॉर्न एंड बॉट अप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हम लोग नहीं हैं। आज मैं बॉर्न एंड बॉट अप किसी पिता का ऐसा नाम लेकर के चलती तो आज हो सकता था मैं केंद्रीय मंत्री होती। ये बहुत घमंड से नहीं कह रही हूँ, बहुत ही श्रद्धा से और लोगों के स्नेह की बदौलत ये बातें कह रही हूँ। लेकिन मेरे पीछे नाम नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, मेरे बेटे नहीं हैं, तो पति मतलब हस्बैंड नहीं, तो एक अपाहिज पिता है, तो जिनका हाथ पूरा कंधा टूटा हुआ है, तो उस पिता के बदौलत हम अकेले संघर्ष करके राजनीति करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है। और रही बात कन्हैया जी किसके लिए क्या होंगे, देखिए पहले से फोरकास्ट कर देते हैं और बाद में वो चीज़ धारणाएं गलत होती हैं, तो ये बिल्कुल मैंने ओछी राजनीति है। आने दीजिए, करने दीजिए, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने दीजिए। कल के दिन अगर उनके बदौलत चुनाव वो दोनों जीतते हैं तो कांग्रेस उनके सर माथे पर उसे बिठा ले, और अगर हार जाते हैं फिर देखा जाए। चलिए, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं फिर से याद दिला दें कि हाँ, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सुषमा साहू जी हैं, महिला आयोग की सदस्य रही हैं, बहुत ही काबिल सदस्य। जब ये इन्होंने बहुत ही ऐसा जब ये काम कर रही थी तो बहुत सारी जो लड़कियां थी उनका ढाढ़स का नाम था सुषमा साहू। मैम, आज अब बिहार में महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से दिखती है? देखिए, महिलाएं पहले से बहुत स्वतंत्र हो गई हैं, ख्वाब देखना उनके अपने अधिकार क्षेत्र में हो गया है। लेकिन एक चीज़ फिर कहना चाहती हूँ कि आज प्रशासनिक पदाधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं निरंकुशता है। आज परसों जो घटना घटी, मैं बिल्कुल सिहर गई जब मैं रात के, मुझे लगता है 9-10 बज रहा था, उस समय नेशनल चैनल पे एक बैग कॉल आना शुरू हो गया कि सुषमा जी इन घटना, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत कफ बना हुआ था, सर्दी खांसी, तो मैं लेटी हुई थी। मैंने देखा जब सिर्फ आवाज़ सुनी, उसे मैं देखा नहीं, सिर्फ जब आवाज़ सुनी उस महिला की चित्कार, तो जब बाद में चैनल पे गई और उन लोगों ने, मैं ब्लर करके उसको दिखाया, खून मेरा लहर गया कि काश ऐसे लोग मुझे मिले होते और इनकी दरिंदगी की सज़ा कानून नहीं दे पाता है। मैं जब 3 साल थी
जब मैं जेलों में जाती थी, विजिट करती थी, ये लोग ऐश करते हैं। थाना इनको पकड़ लेता है, पकड़ करके इनको आराम से रख देता है और ये आसानी से बैठ कर खाते हैं। कुछ महीने के बाद बेल लेते हैं और फिर वो ऐसे ही घिनौने कृत्य करते हैं। सरकार को चाहिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मानती हूँ ये आपकी बेटी नहीं है, पर किसी की बहू बेटी तो है। ये जो जुमला होता था कि तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है, ये बकवास है। हर के घर में बहू बेटी है, फिर भी आबरू लुटती जा रही है। चुन चुन करके उन्हें आप बेआबरू करवाते जा रहे हैं। आपको करना है ऐसे केसेस को स्पीडी ट्रायल में डालें और 1 महीने के अंदर उनके लिए सज़ा मुकर्रर कराएं। अगर आप ईमानदार हैं और महिलाओं की सुरक्षा आपके मैनिफेस्टो में है तो मैं कहती हूँ और आपको करना चाहिए, क्योंकि हर महिला और हर बेटी की सुरक्षा आपकी पहली जवाबदेही है। ये कह देना कि मेरे मैनिफेस्टो है, मैंने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर किसी ने मेरे सर से आंचल खींच लिया तो वो मौत से बदतर है। वो औरत जीवन में कभी नहीं सो पाएगी। तरप तरप करके जब भी वो सोने जाएगी लगेगा कि उसका कोई आंचल खींच रहा है, कोई उसे बेइज्जत और बेआबरू कर रहा है। मैम, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ और यहाँ के एडीजी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उसमें 6 लोग शामिल थे, जो कि 4 को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और 2 की का चल, तो आप कह रही हैं कि जो वो उन्हें गिरफ्तार तो लोग कर ले रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वो ऐश मौज कर रहे हैं। कितने दिनों के अंदर उनको बेल हो जाएगी आपको भी पता है, कानून पता है ना। और कानून कोई नई बात नहीं है। आप मर्डर कर देते हैं और आपको बेल मिल जाती है। एक बार बेल निरस्त होता है, 2 बार निरस्त होता है, फिर लेकिन वो 15-15 दिन पर फिर डालता है और आखिर में 5 महीने 6 महीने के अंदर लड़कियों के ऊपर एसिड डाला जाता है और उसको बेल मिल जाता है और वो धूमधाम से शादी करता है। और जिस लड़की के कान के अंदर जब उस लड़के की शहनाई की आवाज़ गूंजती है, वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। मैं किसी कानून को उंगली उठा रही हूँ, मैं कानून पे उंगली उठा रही हूँ। न्यायपालिका भी सुस्त है। न्यायपालिका के लिए कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। मुझे पता है आप सुस्त हैं। आपके पास वैसे ही केसों को देखा जाता है जिसके लिए आप लोग चाहते हैं कि देखा जाए, अन्यथा आप उनको ठंडे बस्ते में डाल करके रख देते हैं। जागिए। मानती हूँ कि आपके घर की बहू बेटियां बहुत ऊंचे घरों से आती हैं, उनके ऊपर उंगलियां छूने की ने भी किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कब आपकी बेटियों के लाइन और वो कतार में खड़ी हो जाएगी वो आप भी नहीं जानते। दर्द को महसूस करिए। ऐसे केसेस को स्पीडी ट्रायल पर कीजिए और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस को ये राइट है सो मोटो लेने का, और वो चाहे तो स्पीडी ट्रायल के तहत कर सकते हैं। आप 1-2 उदाहरण तो पेश करिए, उदाहरण दे करके देखिए। मुझे लगता है कि ये खौफ पैदा होगा, पर आप खौफ पैदा करने कहाँ दे रहे हैं? लोगों को देख रहे हैं, जेल में तो जाएंगे 3 महीने के बाद, फिर वापस खुल के आ जाएंगे, जिंदगी भर केस होता रहेगा, हम ऐश मौज की जिंदगी फिर जीते चले जाएंगे। लानत है, शर्म आती है। मेरा एक अंतिम सवाल है मैम, बहुत सारे युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं आपको और बहुत सारी किशोरी भी देख रही है। आप बताइए उन्हें कि उन्हें कोई संदेश दीजिए कि उन्हें क्या करनी चाहिए। आप इतने दिनों तक महिला आयोग में रही और इतनी काबिल अधिकारी के रूप में आपने काम किया, आप थोड़ा बताइए युवाओं को। मेरा अंतिम सवाल है। देखिए, काबिलियत मैं पेट में लेकर के पैदा नहीं हुई थी। आई एम अ सिंगल मदर, अकेली औरत हूँ। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही हूँ। मेरी शादी के बाद मुझे भी बहुत मारा जाता था और यही बहुत सारी क्रूरता आज मेरे दिलो दिमाग पर इतनी हावी थी। मुझे एक ही चीज़ लगता था कि मैंने अपने जीवन में न्याय नहीं देखा, लेकिन अगर जीवन में ईश्वर ने कभी मौका दिया तो उन रोते हुए आँखों से आंसू पोंछने का काम ज़रूर करूँगी। और ईश्वर ने मेरे मन की वो मुराद पूरी की और मैंने उनकी आंखों से जितनी हो सके, क्योंकि 3 साल समय बहुत कम होता है, मैंने कोशिश की पोंछने की। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, मेरे अंदर वो दर्द, वो जुनून था, वो क्रोध था। और मैंने ये नहीं था कि सिर्फ महिलाओं की हक की बात करी, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आती थी जो पुरुषों को फंसाती थी।
मैंने उन मर्दों को भी, उन पुरुषों को भी न्याय दिलाया और महिलाओं को मैंने रंगे हाथ पकड़ा और कहा कि कम से कम शर्म करो कि और नारी हमेशा दूसरे के लिए एक अभयदान होती है। तुम लोग सिर्फ झूठ झूठ का ये केस वो केस में फंसाती हो। तो कहते हैं ना कि हम लोग नहीं फंसाएंगे तो ये लोग हमें फंसा देंगे। नहीं, सच का साथ लीजिए। मुझे एक ही चीज़ लगता है कि देर है पर अंधेर नहीं है। आपके लिए जो बुरा करेगा वह स्वयं अपना बुरा खुद करता है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने अंतरात्मा को टटोलिए कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। हर औरत में बहुत हो गया कि माँ दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी नहीं है। हम एक औरत हैं, हमें एक औरत की तरह इज्जत मिलना चाहिए। हम नहीं दुर्गा बनना चाहते, नहीं हम झांसी की रानी बनना चाहते, हम एक माँ बनना चाहते हैं, हम एक अच्छी बेटी बनना चाहते हैं, हम अच्छी एक पत्नी बनना चाहते हैं, हम अच्छा एक इंसान बनना चाहते हैं जिसे सम्मान की ज़रूरत है, जिसे प्यार और स्नेह की ज़रूरत है, न कि तिलांजलि की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ये बात करने के लिए। और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।